नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले की बात होगी, जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे। उस वक्त मैंने ममता दीदी को सावधान करने के लिए एक वीडियो बनाया था। अर्थात मुझे मालूम है कि मैं तो एक तो मराठी हूँ, हिंदी जिस ढंग से बोलता हूँ इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं पाता, और मेरा वीडियो तो ममता दीदी नहीं देखेंगे, ये भी मुझे मालूम था। लेकिन लोगों को समझाने के लिए किसी बड़े इंसान के नाम से कुछ मैसेज देना पड़ता है, और इसलिए मैंने ममता दीदी का जो पॉलिटिक्स चल रहा था, राजनीति चल रही थी, उसके आधार पर वो वीडियो बनाया था। क्योंकि पूरा मीडिया बोल रहा था कि ममता दीदी को कोई बंगाल में हरा नहीं सकता। लेकिन ममता दीदी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी, मैंने बोला था कि ममता दीदी को हेमंत सोरेन के रास्ते से जाना चाहिए, ना कि केजरीवाल के रास्ते से। लेकिन ममता दीदी अगर केजरीवाल के रास्ते से चल पड़ी है तो परिणाम केजरीवाल जैसे ही होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल भी थे और हेमंत सोरेन भी थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने कायदे से सहयोग किया और बच गया, और केजरीवाल कानून से लड़ने गया, गलत रास्ते पर चला गया। चुनाव लड़ते हो उस वक्त चुनाव ही लड़ो। चुनाव में आपका जो प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंद्वी है, उससे लड़ना जरूरी होता है, ना कि व्यवस्था से लड़ना। केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। केजरीवाल चुनाव आयोग के साथ लड़ रहे थे। केजरीवाल जो ईडी वगैरह है, सीबीआई, उनसे लड़ पड़े थे। केजरीवाल कानून से लड़ रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे। बल्कि उनको फिर से मुख्यमंत्री होना है तो उनको चुनाव लड़ना जरूरी था। और अगर आपके सामने बीजेपी जैसा खिलाड़ी है तो बीजेपी से लड़ना जरूरी था, बीजेपी को हराना था, ना कि कोर्ट कचहरी को हराना था। और इसलिए केजरीवाल की हार हो गई और ममता उसी रास्ते पर चल पड़ी थी, चुनाव लड़ना। और चुनाव लड़ने के लिए आम जनता के पास जाना जरूरी था। वो छोड़कर अगर ममता कोर्ट कचहरी और व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई है तो उसकी हार निश्चित है। ये मेरा तर्क था, और वो तर्क समझाने के लिए मैंने वीडियो किया था। बहुत सारे बंगाली श्रोता मुझे उसके बाद मिल गए थे। तो उस वीडियो का मेरा हेडिंग था, शीर्षक था, हार जाने की जिद ना करो। एक गजल है, बहुत फेमस है, आज जाने की जिद ना करो। ऐसे कोई प्रियतमा है, वो अपने प्रियकर को बोल रही है कि भाई आज घर मत जाओ, आज रात में मेरे साथ रहो। ऐसे वो गजल है, आज जाने की जिद ना करो। तो मैंने वही गजल की जो लाइन थी वो अपने हेडिंग के लिए इस्तेमाल की थी, और मैंने ममता दीदी को इशारा दिया था, हार जाने की जिद ना करो। क्यों जिद कर रही हो? तुम जिस तरीके से इस चुनाव में उतरी हो, राजनीति कर रही हो, उससे तुम पक्की हारने वाली हो। बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है, और चुनाव लड़ने के लिए आम जनता के पास, वोटर के पास जरूरी है जाना, ना कि कोर्ट कचहरी में जाना जरूरी है। ये समय 2-3 महीने में अगर वोटिंग होना है तो तुमको वोटर के पास जाकर उसको कन्विंस करना है कि तुम्हें वोट क्यों दे। वो छोड़कर तुम कोर्ट कचहरी के झंझट में फंसी हो, तुम हार जाओगे, यही मुझे बताना था। और इसलिए मैंने वो हेडिंग दिया था, हार जाने की जिद ना करो। अब जिद ना करो का मतलब क्या होता है कि जिस ढंग से नुकसान हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर ममता दीदी मान नहीं रही थी तो इसका मतलब वो हारने के लिए जिद कर रही थी, जीतने के लिए जिद नहीं कर रही थी। और वही बात आज, वही हेडिंग मैं अलग तरीके से, मार खाने की जिद ना करो, इस ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं। इस वीडियो का अगर मैंने हेडिंग दिया है, मार खाने की जिद ना करो,
तो ये मैं जो कोई कॉकरोच आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बोल रहा हूं। देखो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी सी बात में हम आगे निकल जाते हैं, दूसरा कोई पीछे पड़ जाता है। तो हर चीज तो लड़ाई में होती रहती है, लेकिन गलत दिशा में आपने कदम उठाया तो समय पर अगर नहीं संभालोगे खुद को तो तुम बुरी तरह से हार जाना तय होता है। मुझे याद है, मैं गावस्कर के जमाने का हूं तो यादें वहां की ज्यादा है। गावस्कर कभी भी एक सिक्सर मारा, हुक का शॉट मारा और आउट हो गया था, उसके बाद बहुत सा गावस्कर ने कभी हुक का फटका नहीं मारा था। क्यों? कि मालूम नहीं पिछली साइड में फील्डर खड़ा है, वो दिखाई नहीं देता और कैच गई, तो इसलिए गावस्कर ने हुक मारना मानो छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती को सुधारना जरूरी होता है। अगर एक बार आपसे गलती हो गई है और बच गए तो इसके बाद वो गलती ना करे ताकि आप बचते रहो, इसके लिए सुधरना पड़ता है। लेकिन एक बात होती है, कई बार एक छोटी बात चीज आपको बड़ा सक्सेस दे जाती है, तो आपको लगता है कि यही तो जुआ है, यही तो लॉटरी है, और 4 बार जीत जाऊंगा तो पूरी दुनिया जीत जाऊंगा। और आप उस बहकाव में आ जाते हो और उसके पीछे जाते रहते हो, घसीटते जाते रहते हो। आपका अपने पर काबू नहीं रहता। वो जो आपको इशारा करने वाला एक लालच होता है, वो आपको खींचते रहता है और आप घसीटते घसीटते उसके पीछे जाते हो, जख्मी होते हो, लेकिन जख्म की यातना भी नहीं होती, वेदना नहीं होती, और एक्चुअली आप मार खाते रहते हैं, लेकिन मार से उबर कर सुधारना नहीं चाहते। देखो एक बात आपको महाभारत की आपको याद होगा, शकुनी दुर्योधन और युधिष्ठिर से जुआ खेल रहे थे। एक के बाद चालाकी करके शकुनी मामा युधिष्ठिर को हरा रहा था, तो जितने हार गए बस वही रुक जाओ, समय अच्छा नहीं चल रहा है, गलतियां हो रही है, तो अगली गलती से रुकना जरूरी होता है। लेकिन युधिष्ठिर जैसा अगर बुद्धिजीवी भी ऐसे माया जाल में फंस जाता है तो सोचता नहीं है, उसको लगता है कि एक गेम में पूरा गेम में पलटा दूंगा, और अगला कदम उठाता है। ये अगर युधिष्ठिर जैसा एक बुद्धिमान भी गलती कर देता है तो आज के छोटे छोटे बच्चे जो है, यंगस्टर है, उनको भी ऐसे लालच में आना बिल्कुल पॉसिबल होता है, और वही हुआ है। एक धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा हो गया कि दीपके और वो सौरभ दास वगैरह बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इनको लगा कि हमने मोदी को झुका दिया है। ये बच्चे हैं। अगर उम्र 75 76 साल की हुई है और वो इंसान अगर 13 साल मुख्यमंत्री और 13 साल प्रधानमंत्री बना बैठा है, पूरी दुनिया पूरा विपक्ष उसको हराने की कोशिश में 26 साल हो गए, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो इंसान कितना अनुभवी है, उसको हराना इतनी आसान बात नहीं कि आप जंतर मंतर पर एक आंदोलन करो और आपने मोदी को झुका दिया। ये अगर भ्रम दीपके और उनके सारे साथियों को हुआ है तो अल्लाह बचाए उनको, भगवान बचाए, ये गर्त में चले जाएंगे। और इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है, मार खाने की जिद ना करो। मोदी दयालु है इसलिए पुलिस बल का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कानून ने जो अधिकार उनको दिए हैं उस अधिकार का इस्तेमाल करते तो एक दिन भी जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं हो पाता। और अगर शुरुआती के एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में हमने देखा कि जंतर मंतर पर 100 200 लोग इकट्ठा होना भी मुश्किल था, तो पहले ही दिन
अगर ये आंदोलन पुलिस बल से तोड़ा जाता तो आगे चलकर आंदोलन दिखाई तक नहीं देता। वैसे भी ये आंदोलन तो मीडिया में था, जमीन पर था ही नहीं। इसलिए पहले एक हफ्ते वहां कोई आ नहीं रहा था। जब वांगचुक का अनशन तोड़ना था, इसके लिए सरकार ने उनको अस्पताल में लेके गए। उसके बाद जो माहौल बनाया गया उससे वहां भीड़ लौटी। और जब ऐसी भीड़ होती है तो भीड़ में अपना अपना मतलब लेकर बहुत लोग पहुंचते हैं। जब कहीं मेला होता है, उस मेले में हजारों गांव के लोग आकर पहुंचते हैं। वो अपने अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने हेतु के लिए आते हैं। उन सबका हेतु एक नहीं होता। कोई अपनी पसंदीदा लड़की वहां आएगी इसलिए आता है, कोई आप कहता है कि यहाँ कोई भगवान की भजन वगैरह वहां जाएगा, कोई सर्कस देखने, कोई सर्कस इसमें बैठने पलने में बैठने आ जाएगा। अलग अलग तरीके से आते। तो जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो एक जत्रा थी, एक मेला था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब मामला सेटल करना था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया, लाया गया, लिया गया। तो इनको लगा कि देखो, हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, कावड़ा बसायला आदि भांडी टूटायला। यानी एक पेड़ के सूखे हुए शाखा पर एक कौवा बैठ गया और शाखा टूट गई। सूखी थी, टूट गई। लेकिन कौवे को लगता है मैं इतना भारी वजन का हूं कि मेरे वजन से ही शाखा टूट गई। तो बिल्कुल वही बात कॉकरोच आंदोलन के बाद साथ हुई है। उनको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये पगले ये नहीं समझ पा रहे कि अपने पॉलिटिकल गेम में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी को शह देने के लिए इनकी मांग मंजूर कर दी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इतने डेस्परेट हो गए, इतने वैफल्यग्रस्त हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर नीट पेपर लीक का मामला पहले मैंने उठाया था और ये कॉकरोच बीच में आ गए और मेरे हाथ से मेरी शिकार उठाकर निकल गए, तो वो जो शिकार थी वो कॉकरोच ने की नहीं, वो कॉकरोच होकर कॉकरोच जो थे उनको मोदी और शाह ने उठाकर वो शिकार दे दिए। शिकार तो असली हम देखते हैं ना वो नेट जियो में कि चीता दौड़ दौड़ कर किसी हिरण की या झेबरे की शिकार करता है और उसमें अचानक घुसा हुआ शेर आ जाता है तो चीते को अपनी की हुई शिकार छोड़कर भागना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ही हालत में राहुल गांधी है। और राहुल गांधी बिल्कुल समझते हैं कि ये शिकार तो कॉकरोच लोगों ने नहीं किया है, ये तो शिकार मेरा था। लेकिन मोदी ने ऐसा पॉलिटिकल गेम खेला कि मेरे मुंह का निवाला निकालकर डिक्के वगैरह के मुंह में डाल दिया। ये राहुल गांधी जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी बौखलाए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अकेले राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल भी। लेकिन ये जो आपको दिया है उससे खुश हो जा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये जो भाषा इन्होंने की है, इन गधों को बच्चों को पता नहीं है कि आपने किसी को झुकाया नहीं है। वो दूसरे किसी को उकसाने के लिए आपके सामने झुकने का उसने नाटक किया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इससे आगे जाकर आप कुछ करोगे तो लोग रास्ते पर उतरकर आपको पीटेंगे। 4 मई के बाद जैसे तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिखाई देता है ऑफिस बेरर, तो बंगाल की जनता रास्ते पर उतरकर उसको पीट रही है। उन पर सड़े हुए टंडे, अंडे और टमाटर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। घुसकर लोग घर में घुसकर तृणमूल के बहुत सारे लोगों को, बंगाल का वोटर
घर में घुसकर मार रहा है। यही हालत बहुत जल्दी अगर इसी ढंग से आक्रामकता का नाटक किया तो कॉकरोचों के साथ हो जाएगी। जो तमाशा तुमने किया है उसकी रिएक्शन उस जत्रा में आने वाली बच्चियों की गाली सुनकर अलग अलग मोहल्ले में कॉलोनियों में हो रही है। ऐसी बच्ची हमारे कॉलोनी में नहीं चाहिए, हमारे मोहल्ले में नहीं चाहिए बोलकर उनके पड़ोसी उनको घर से निकाल रहे हैं। तो ये दीपके को सौरभ दास वगैरह है उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो लोग रास्ते पर उतर के समझाएंगे। जंतर मंतर कर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी, क्योंकि मोदी जी जानते हैं अगर ये लोग अति करेंगे तो जनता रास्ते पर उतर कर उनको पीटेगी, उतर कर पीटेगी। क्योंकि ये असली जेनजी नहीं है। असली जेनजी वो होता है जो कुछ करना चाहता है जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, वो असली जेनजी होता है, वो संघर्ष करता है। इन्होंने किया वो संघर्ष नहीं है, एक संघर्ष का एक आभास, एक दिखावा खड़ा कर दिया, दिखावा खड़ा कर दिया। और ये अगर आगे लंबा खींचने की कोशिश करेंगे तो आम जनता रास्ते पर उतरकर इनको पीटेगी। जो अभी अभी हम देख रहे हैं जो नेपाल में हो रहा है, जिन्होंने तख्ता पलट कर दिया था वही जनता अब रास्ते पर उतरकर जो जेनजी की सरकार बनी है उसको भी सबक सिखा रही है। तो जो दुनिया झुकती है बोलने वाले दिपके हैं, इसी ढंग से चलते रहे तो उन पर रास्ते में मार खाने का समय आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मीडिया 4 दिन आपको चलाएगा, टीआरपी खत्म होने के बाद आपको कूड़ेदान में फेंक देंगे और लोग आपका उपद्रव नहीं चाहिए। इसलिए आपको घर से निकलकर रास्ते पर उतरकर पीट पीट कर मारेंगे। जो तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस की धमकियां, गुंडागर्दी अति हो गई थी। सरकार हट गई, पुलिस हट गई, ममता के हाथ से पुलिस निकल गई, तो तृणमूल के कार्यकर्ता, ममता के सपोर्टर्स की हालत क्या है वो देखो, तो अकल ठिकाने आएगी। हो गया हो गया, जितना फायदा हो गया, लॉटरी लग गई समझो, वरना लोग आपको सही रास्ते पर लाएंगे। तब आप रोते रोते सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे रही है रोना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मार खाने की जिद ना करो, मार खाने की जिद ना करो, कि लोगों का संयम खत्म होते जा रहा है। आपने बहुत सारे बच्चे बच्चियों की जिंदगी में प्रॉब्लम खड़े कर दिया है। ये आंदोलन नहीं था, बच्चों के जिंदगी को बर्बाद करने के रास्ते पर आप निकल गए थे। वही पेरेंट, अभिभावक रास्ते पर उतरकर इन लोगों को पीटना शुरू करेंगे, तब इनको ही पुलिस के आश्रय में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं, मार खाने की जिद ना करो। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।